हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बीसीआर ने जारी कर दिया अपना मॉडल पेपर 2026 और इस मॉडल पेपर के आधार पे हम समझेंगे कि आपकी एग्जाम 2026 है उसकी तैयारी कैसे करनी है। साथ ही मैं आप लोगों को सबसे पहले इस जो मॉडल पेपर है इसका ब्लूप्रिंट आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो ब्लूप्रिंट को समझने के बाद में हम अपने इस मॉडल पेपर को समझने वाले हैं और ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपके कौन से चैप्टर कितने अंक के आने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको आज की क्लास है वो कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है, ताकि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आपको समझ में आ जाए और ये जो मॉडल पेपर है ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर समझे इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले आप लोगों के पास क्या है, अपने पास कर लेते हैं अपने ब्लूप्रिंट पे थोड़ी सी चर्चा। देखो जो ब्लूप्रिंट है उसमें ये बातें समझने की आवश्यकता नहीं है भाई आप लोगों को कि मैं ये भी समझना है कि आप लोगों को ये नहीं समझना है। देखो आपके पास जो समय है वो कितना रहने वाला है, समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। तो ये समय बहुत है भाई आप लोगों के पास, क्या है, समय बहुत है, 3 घंटे 15 मिनट बहुत होते हैं। और अंक जो है ना वो आप लोगों के पास कितने हैं, 56 अंक का होने वाला है। सर कम अंक कैसे हैं इसके, इसमें आपके पास 14 अंक का क्या होने वाला है, 14 अंक है वो आपके शतरंग के होने वाले हैं। ये कितने हो जाएंगे, 70 और 30 नंबर के आपके पास क्या है जो प्रैक्टिकल है वो होने वाला है। तो ये सारी बातें तो आपको पता है भाई, इसमें इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर टीचर ने समझा रखी होगी। देखो ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है कि इतने ज्ञान और बहुत ज्ञान पाओगे, जब आप टीचर बनोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको जो जानने वाली चीज़ है ना वो मैं समझा देता हूँ। जो जानने वाली बातें हैं वो ये है कि आपके पास जो चैप्टर है उसके अनुसार मैं आपको अंक बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का आने वाला है। सबसे पहले बात करें इकाई 1 में, जो अध्याय 1 है मानव भूगोल, ये आपके पास 3 अंक का आने वाला है। मानव भूगोल है वो 3 अंक का आने वाला है। चैप्टर हो चुका है, मैंने रिवीजन करवा दिया है, नोट्स के आधार पे प्रश्न भी तैयार कर रखे हैं। बात करें आपके पास जो इकाई 2 है, इसमें अपने पास ये और ये यानी विश्व जनसंख्या और मानव विकास है, ये 5 अंक का होने वाला है। तो आपके पास 1, 2 और 3 चैप्टर जो है वो 8 अंक के हो गए। तो ये अपने पास ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको देख लेना है। और मैंने तो बहुत ही शानदार तरीके से क्लास का जो चैप्टर है ना रिवीजन करवा रखा है, क्लास देख लेना। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है रहने वाली भाई, अगर क्लास ढंग से देखते हो तो। इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में आपके पास क्या है, देखो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 5 चैप्टर है और 18 अंक के हैं। इसका मतलब ये 5 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। और ये जो 5 चैप्टर है इनके अलावा बात करें तो इनमें से आपके पास ये जो है ना, इनमें से आपके पास 2 अंक का मानचित्र भी पूछा जाएगा। क्या पूछेगा, प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित क्षेत्र पूछ लेगा, है ना, कृषि से संबंधित पूछ सकता है, पशुपालन से संबंधित पूछ सकता है। मैंने आपको करवा रखा है भाई, जो मानचित्र वो करवा रखे हैं, अच्छे करवा रखे हैं, 3 क्लास अपलोड हो चुकी है और भी आने वाली है। इकाई बाद में अपने पास जो दूसरी बुक है यानी दूसरा जो भाग है इसमें बात करें तो जो चैप्टर 1 है वो 3 अंक का होने वाला, बढ़िया है। ये जो मानव बस्तियां हैं ये आपके पास 2 अंक का होने वाला है, वही अपने पास ऊपर वाला सा होगा। अध्याय 3, 4, 5, 6 की बात करें यहाँ से तो ये आपके पास 14 नंबर के होने वाले हैं, तो बढ़िया अंक आने वाला है इसमें भी, तो ये भाग ठीक है इसका। इसके बाद में बात करें चैप्टर नंबर 7 की, और 7 और 8 तो ये 4 नंबर का होने वाला है। अध्याय यानी ये भौतिक पर्यावरण में चयनित कुल मुद्दे एवं समस्याएं, ये 3 नंबर का होने वाला है। और मानचित्र 2 अंक का, यानी इस भाग में भी आपके पास मानचित्र है वो 2 अंक का होने वाला है, तो मानचित्र हो गए 4 अंक का। और अगर मानचित्र की क्लास मेरी देखते हो तो ये 4 अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं, ये इतनी बात अगर चैप्टर वाइज समझ में आ गई तो इसके बाद में चलते हैं अपने पास, ये छोड़ो ब्लूप्रिंट आप लोग, ये अंक कौन से है, चैप्टर वाइज है क्या, अभी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल चैप्टर वाइज है भाई, तो ये भी समझा देता हूँ।
ये समझे तो देखो आपके पास जो पहली इकाई है उसमें आपके पास बहुविकल्पीय है, यानी कहने का मतलब इकाई 1 में जो चैप्टर है ना उसमें से ये आएगा, इकाई 2 में से ये। तो ये आपके पास शायद मैं आपको पीडीएफ है ना वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप लोगों के पास टीचर्स ने प्रोवाइड करवा दी होगी भाई। तो ये समझ लेना इसमें आपके पास क्या है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। ये सारे बिल्कुल उसके अनुसार दिए हुए हैं, अंक किस प्रकार से आने वाले हैं। टोटल अंक है कि कौन से चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न आने वाला है। बड़ा प्रश्न किस से आने वाला है, तो देखिए तो बड़े प्रश्नों की बात करें तो ये के रहा 1 2 3, ये अपने पास इकाई 3 में है, इकाई 3 में है। वो अपने पास दोनों बुक की बात कर रहा हूँ, दोनों भाग की। तो इसमें मैं बाद में समझ, ये तो अपने पास ऐसे ही भाई, ये समझ लेना आप लोग। अपनी जो समझने वाली बात है वो यहाँ से शुरू होती है भाई। अपना जो चैप्टर है, जो क्या है मॉडल पेपर, वो यहाँ से शुरू होता है आप लोगों के पास। और ये मॉडल पेपर समझना भी जरूरी है आप लोगों को, है ना, बहुत जरूरी है। इस मॉडल पेपर के बारे में बात करें तो देखो ये मैंने बता दिया कितने अंक का होने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट, 56 अंक का होने वाला है। दिशा निर्देश बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो आपको अपना नाम, जो रोल नंबर है वो लिखने अनिवार्य है भाई। इस पे आप रोल नंबर तो पेपर पे लिखोगे है ना, ये तो दिमाग में रखनी है आप लोगों को, पेपर पे रोल नंबर लिखना है, हर पर्सन करना अनिवार्य है भाई। अनिवार्य का मतलब ऐसा है कि सर हमें तो आता ही नहीं, तो उसकी जगह छोड़ दो और उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिख के तो आओ। लिखना जरूरी है, लिखोगे तो अंक मिलेगा। नहीं, अरे कहने का मतलब अगर आप साफ ही छोड़ दोगे तो टीचर थोड़ी ना लिख के अंक देगा, लेकिन आप गलत भी करोगे तो टीचर देखेगा यार बच्चे ने कुछ किया तो नंबर तो देवें। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। इसका मतलब होता है आपके पास सप्लीमेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। जो कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी उसी में देना है, सप्लीमेंट्री नहीं मिलने वाली है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपके पास जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। आंतरिक खंड सर ये क्या होता है, इसके बारे में बताऊं तो जैसे प्रश्न नंबर 1 है और उसमें आ गया 1 2 3 और 4। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर तो इस पेज पे दे दिया, इसका अगले पे दे दिया, इसका उसके अगले पे, इसका अगले, तो ये आपका गलत होता है। अगर टीचर चाहे, अगर एग्जामिनर चाहे तो वो नंबर काट सकता है, इसलिए एक पे ही करना। आपको अगर 1 नंबर का आंसर शुरू कर दिया तो इसके सभी खंडों के उत्तर आपको यहीं पे देने हैं, इसमें दो राय नहीं है। समझ में आ गया। अगर आप अलग अलग करोगे तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। और ये मान के चलो ये नहीं आ रहा तो इसके लिए 2 लाइनें छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है इसमें, ये हो जाता है। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी का रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर होने पर, यानी कहने का मतलब क्या होता है, आपके पास अंग्रेजी और हिंदी में दोनों रूपांतरण होंगे। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो अंग्रेजी में जो लिखा है वही सही माना जाएगा, इसका मतलब यही होता है। हाँ, भाषा के प्रश्न को ही सही माने, यानी हिंदी भाषा की विरोधाभास होने पे हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने, अंग्रेजी में कोई मान्यता नहीं है भाई यहाँ पे। और प्रश्न क्रमांक 14 से 20 में आंतरिक विकल्प है, यानी 14 से 20 तक जो प्रश्न दिए हुए हैं ना उनमें आपके पास विकल्प दिए हुए हैं। आप चाहो तो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, अथवा वाले रहे। हाँ ये चलो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आपका खंड ए शुरू होता है। जो खंड ए है इसमें आपके पास 18 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, और ये आधे आधे अंक के होने वाले हैं, और ये बहुविकल्पीय हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जिनको आप कहते हो। क्या है भाई, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत, यानी अगर क्लास देखते हो ना मेरी, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे बहुत ही सरल है हाँ? तो ध्यान से सुन लेना। अब देखो इनके आंसर मैं बताता चलता हूँ साथ में। देखो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। कि परिभाषा किसने दी, रेटजेल ने दी है भाई। किसने दी है, ये रेटजेल ने दी है ये परिभाषा, मैंने बता रखी है भाई, लिखवा रखी है ये। नेक्स्ट, निम्न में से आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, तो इसमें अपने पास व्यवहारवादी भूगोल नहीं है भाई। क्या नहीं है, इसमें व्यवहारवादी भूगोल की शाखा है, वो व्यवहारवादी भूगोल नहीं है। तो ये भी, यानी कहने का मतलब इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 18 क्वेश्चन है भाई। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता में सूचकांक प्रथम स्थान किसका था भाई, भूटान का आता है भाई। सबसे प्रसन्न लोग भूटान के हैं, देख लो हमारी क्या हालत है भाई। नेक्स्ट बाद में बात करें, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं पाई जाती है भाई। कितनी, 3 अवस्थाएं भाई। तो चलो देखें आगे, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर कितना है, 1 होता है। मैंने बताया था आपके पास 0 से 1 के बीच में रेटिंग होती है। बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा था, लेकिन आप समझे नहीं ना।
अच्छा, चाय कॉफी कोको की कृषि क्या है? चाय कॉफी कोको की कृषि है रोपण कृषि। रोपण कृषि में समझाया था मैंने, आप समझे नहीं मेरी बात। चैप्टर देख लेते तो समझ, सर समझाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जिसने देख लिया ये मान के चलो इन चैप्टर में से कोई अंक नहीं कटेगा। हाँ, कैंटरबरी के मैदान स्थित हैं। कैंटरबरी के मैदान है वो न्यूजीलैंड में है भाई। कहाँ पे है सर? न्यूजीलैंड में है। तो ये बहुत ही सरल है। ये सारे प्रश्न मैंने रिवाइज करवा रखे हैं, देख लेना आप लोग। तृतीय क्रिया से संबंधित है भाई। तृतीय क्रिया में क्या शामिल होते हैं? तो तृतीय क्रिया में आपके पास अध्यापक शामिल होता है भाई। जो अधिकार नौकरी करते हैं ना, जो सेवा से संबंधित होते हैं वो तृतीय के क्षेत्र में आते हैं। सेवाएं, बैंक में नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब, ये आते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आता है ये प्राथमिक क्रियाकलाप वाले श्रमिक कहलाते, तो आपके पास लाल कॉलर कहलाते हैं। ध्यान से समझ लेना, प्राथमिक क्रियालाप है भाई, क्रियालाप। मैं क्रियाकलाप बोल दिया, अरे कोई बात नहीं है, हो जाती है, मैं भी तो टीचर ही हूँ। हाँ, श्रमिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लाल कॉलर कहलाते हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है कनाडा की आर्थिक धमनी रेल मार्ग। आर्थिक धमनी रेल मार्ग क्या होती है? धमनी का मतलब जो सिराएं होती हैं उनसे संबंधित है, यानी जो अपनी नसें होती है ना, वो अपने शरीर को बनाए रखती हैं। वैसे ही ये जो रेल मार्ग है ना, वो अपने पास कनाडा को बनाए हुए है। तो कौन सा है? तो कौन सा है? पार कैनेडियन रेल मार्ग आता है उसमें, यानी अपने पास कहाँ पे है? कनाडा में। अगर आपके पास मानचित्र में पूछ ले पार कैनेडियन रेल मार्ग, तो कनाडा में जाके निशान लगा देना। हाँ, कनाडा मैंने दिखाया तो बहुत बड़ा विस्तृत करके दिखाया है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, अच्छा, पनामा नहर में कुल जलबंधक तंत्र है। जलबंधक तंत्र का मतलब होता है जल को आपस में संग्रहित करके उसके बाद में वहां से अपने पास क्या है, ऊपर ले जाते हैं नाव को। मैंने समझाया था, आप लोगों ने समझा नहीं मेरी बात, कि पनामा नहर क्या करती है? लिफ्ट नहर है, जिसमें अपने पास पानी के दबाव के साथ उसको ऊपर ले जाता है, पहाड़ पे चढ़ाया जाता है। पूरी प्रोसेस समझाई थी मैंने। अब देखो पनामा नहर में कुल कितने हैं? तो उसमें 3 है भाई। कितने? टोटल 3 आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ही सरल है। इसमें आपके पास 282 आता है भाई, सॉरी 382 आता है। 382 भारत का जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास? नेक्स्ट दिया हुआ है, ये प्रश्न पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु किस प्रकार का अभियान है? सामाजिक अभियान है भाई। ये क्या है? ये एक प्रकार का सामाजिक अभियान है। समाज में अपने पास कुछ नैतिक कर्तव्यों के प्रति, कि भाई लड़कियों के साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लड़कियों को भी अपने पास उतने ही अपने पास अवसर उपलब्ध होने चाहिए जितने कि लड़कों को होते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलो, एक मध्यकालीन नगर है भाई, मध्यकालीन नगर, मध्यकालीन यानी मध्यकाल का जो शहर है वो सूरत है। क्या है भाई? सूरत आता है। नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है? दक्षिण पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय स्थित है। दक्षिण पश्चिम हाँ भाई, तो ये आपके पास हुबली में आता है। कहाँ? हुबली में है। कहाँ? दक्षिण पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है भाई। नेक्स्ट बात करें, सदिया धुबरी विस्तार भारत का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है भाई। सदिया धुबरी विस्तार जलमार्ग की बात कर रहा हूं, तो इसमें ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आता है। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है? लामा पशु पाले, इससे पहले गया कि कोई नहीं, ये नहीं गया। ये क्या है? लामा पशु पाले जाते हैं, तो ये आपके पास तिब्बत में पाले जाते हैं, तिब्बती क्षेत्र में पाले जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है अम्ल वर्षा संबंधित है भाई। तो जल प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण से संबंधित आती है भाई, कि वायु प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। इतनी सी बात ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास 18 क्वेश्चन हो गए भाई, जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं, और इसमें से मैंने 4 चैप्टर के रिवीजन करवा रखे हैं। उसमें से 8 क्वेश्चन तो वहीं पे से आए हैं जहां मैंने रिवीजन करवाया है। देख लेना अगर नहीं यकीन हो तो, लेकिन आप यकीन नहीं करते हो मेरे पे, तो आप तो यकीन करोगे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, शायरी सुनाते हैं, उन पे, हाँ उन पे कर लो आप लोग, मेरे पे ना करो। चलो देखते हैं, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? परिवर्तनशील, मैं सही लिख देता हूँ, नहीं तो कहोगे गलत लिख दिया सर। परिवर्तनशील अध्ययन है, ध्यान में रख लेना भाई। ये लाइन आती है आपके पास, वहां से अपने पास स्पेस हो रहा है। ये कितने होंगे आप लोगों के पास? मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के पास। ये होंगे शायद 6-9 होने चाहिए, है ना? हाँ,
नहीं 10 है भैया, ये 10 आप लोगों के पास कितने टोटल 10 क्वेश्चन है, तो ये कर लेते हैं। हाँ 10 और 18 28 क्वेश्चन हो गए भाई, जो आधे आधे नंबर के, यानी टोटल 14 नंबर के हो गए। चलो करते हैं भाई, ये मैंने बता यहाँ पे क्या है, हाँ मानव भूगोल परिवर्तनशील अध्ययन है। इसके बाद में बात करते हैं प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। कहने का मतलब मैंने समझाया था, ये क्लास में भी बताया था कि यहाँ से जो जाते हैं ना, सपोज करो अपने पास ये क्षेत्र है मुंबई, ये क्षेत्र अपना राजस्थान है, ये मुंबई है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ गया तो यहाँ पे तो हो गया वो अप्रवासी, और यहां से हो गया प्रवासी। समझ में आ गई बात। तो ये यही पूछ रहा है, जो व्यक्ति प्रवास करके चला जाता है तो वहां क्या कहलाता है, वो अप्रवासी कहलाते हैं। इसके बाद में मानव विकास का विचार भी समता सतत पोषणता, ये आपके पास क्या है, ये सतत पोषणता है भाई। यहाँ पे सतत पोषणता उत्पादकता एवं सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पे आश्रित है, ये आपके पास यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विकास का अर्थ क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। मैंने बताया था लेकिन आप समझे नहीं, वृद्धि और विकास में अंतर समझाया था मैंने उस समय। सारी चीज समझा रखी है। गुणात्मक परिवर्तन होता है। कॉफी के बागान जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ, ब्राजील में कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जल अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत, क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास भूमिगत खनन विधि होती है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आता है, हाँ, देश के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ भाई। तो औद्योगिक क्रांति आएगा तो क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बाद है ना अपने पास वहां पे औद्योगिक आधारित नगरों का जन्म हुआ था भाई। औद्योगिक क्रांति जिस साल शुरू हुई थी ना, उसके बाद में बिल्कुल नगरों के अपने पास क्या है, वहाँ पे उद्योग व्यवस्थित स्थापित होने लगे थे। इसके बाद में बात करें 20वीं सदी के दौरान नगरीय जनसंख्या 4 गुना बढ़ी थी भाई, 4 गुना बढ़ गई थी ये जनसंख्या अपनी, ये तो मैंने बता दिया था भाई, है ना, हाँ क्लास में। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य, इसका अपने पास क्या है, शहरीकरण को बढ़ावा देना भाई, है ना, शहरीकरण या शहरों को बढ़ावा देना। बस इतना देख लेना भाई, एक ही बात है दोनों, है ना, आखिर शहरीकरण और शहरों बता दिया सर। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन 1995 में शुरू हुआ था भाई, देख लेना, है ना। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों ने देख लिए होंगे भाई, सही तरीके से समझ लिए होंगे कि कितने क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से आने वाले हैं। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा भाई। अब देखो बात करते हैं जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है भाई, अति लघुत्तरात्मक, ये आपके पास कितने आने वाले हैं, 9 आने वाले हैं। संख्या में कितने होने वाले हैं, 9, और ये प्रत्येक 1 अंक का होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके मैं आंसर्स आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्वेश्चंस है ना, आप लोगों को स्क्रीन जो आंसर है का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्यों, क्योंकि अपने पास इनको समझाने में लग जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि बाद में मेरे से डिटेल बताए बगैर रह नहीं जाता रहे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, कल्याण उपागम, ट्रक कृषि, स्वच्छंद उद्योग से आप उद्योग से क्या तात्पर्य है, कायिक घनत्व की गणना का सूत्र, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले भाषा परिवारों की संख्या और नाम का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा आर्द्र भूमि कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। यमुना नदी में प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं, ये 9 क्वेश्चन हैं, और इनके आपको ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर ये रहे भी। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और आसानी से देख लेना भैया ना, बाकी मैं अगर एक एक को समझाने लग जाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा अपने पास। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो सेक्शन ब है इसकी बात करते हैं। तो सेक्शन ब में आपके पास क्या है, लगभग आपके पास 50 शब्दों में उत्तर देना है आप लोगों को, कितने में, 50 शब्दों में। और यहाँ आप लोगों को क्या है देख लेना है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है ना, इनकी बात करें तो नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षण करते हुए टिप्पणी लिखिए। अब इनके क्वेश्चन है, इनके आंसर्स है वो मैंने तैयार कर रखे हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ पे है ना। इनके आंसर्स आप लोगों को करने हैं भाई, तो ये समझा देता हूँ मैं यहाँ से। चलो देखते हैं ये कौन कौन से हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं भाई इसमें, तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस मैंने वैसे अपने चैप्टर में करवा रखा है, तो ये ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखो 5 नंबर का वृद्धि और विकास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये तो बहुत सरल था इसलिए मैंने नहीं किया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4
और 6 देखो मानव विकास का मापन क्या होता है, ये आप लोग यहाँ से अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसके बाद में देखो इन पे चर्चा करते हैं। ये मैंने समझा रखा है भाई आप लोगों को, तो ये मुझे लगता है कि आपको ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर आप समझा नहीं रहे हो, क्योंकि समझाने बैठूंगा तो आपने केवल मॉडल पेपर को समझना है, हमें समझाने के लिए तो मेरे पास क्लास भी बहुत है। अब पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवेश द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। और भारतीय कृषि की अनियमित मानसून पर निर्भरता के बदलते प्रारूप का परीक्षण कीजिए। तो इनके जो क्वेश्चन है ना, इनके जो आंसर है सॉरी, ये आपके पास ये रहे, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। करने का तरीका मैंने बता रखा है बहुत ही शानदार तरीके से भाई, हाँ ऐसे तरीके से करोगे अंक पूरे में से पूरे आने हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। संभावित जल समस्या समाधान हेतु आप जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए किन उपायों का लागू करना चाहेंगे, स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9-10 है, भारत में परिवहन के अंतर्गत पाइपलाइन के वर्तमान में महत्व का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिए। तो ये भी मैंने समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, नमामि गंगे कार्यक्रम की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे क्वेश्चन है मैंने इसके आंसर से वो करवा रखे हैं भाई। तो ये देखो ये 9 और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर हैं। इसके बाद में बात करें 11 नंबर का नमामि गंगे के ऊपर है, तो ये हो गया। इसके बाद में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो 12 नंबर का सेक्शन सी है ना, ये आपके पास क्या है, 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, 3 अंक का होने वाला है। इनमें अथवा में है भाई, देखो आपको क्या करना, निर्वाह कृषि को परिभाषित करते हुए निर्वाह कृषि मैंने समझाई है बहुत ही शानदार तरीके से, देख लेना भाई। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए, ये भी समझा रखा है। ये पहले मैं 12 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ 12 नंबर के 2 हैं, दोनों करवाए मैंने। पहला है यह है निर्वाह कृषि, ध्यान से समझ लेना भाई। हाँ इसके बाद में जो इसका दूसरा भाग ब है वो यह कच्चे माल पे आधारित उद्योगों से संबंधित, तो ये रहे, इसका आंसर ये देख लेना है आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गेहूं एवं कपास की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा में दिया जल संभर प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब था पानी को इकट्ठा करना भाई। इसके बारे में बात करें तो आपके पास क्या है, ये रहे क्वेश्चन। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पहला तो ये रहा, जो गेहूं और कपास की भौगोलिक परिस्थितियां उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है, तो वो ये इस तरीके से कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसके बाद में था कौन सा, जल संभर प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके पास आता है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना, इससे संबंधित आ सकता है। हाँ ऐसे थोड़ी ना कि इसमें आ गया तो उसमें नहीं आएगा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करते हुए इसको बढ़ावा देने वाले उपायों का समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। ये आता है इसमें। अब इसमें आपके पास अथवा में यह सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है ना, ये का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो इसके देख लेते हैं करवाए हुए हैं कि नहीं करवाए हुए हैं। करवाया हुआ है भाई, तो ये देख लो सतत पोषणीयता के बाद में ये अपने पास इसका एक भाग। दूसरा प्रश्न क्या है, ये है सूखा संभावित क्षेत्रों से संबंधित, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समझाने का समय नहीं है, केवल मॉडल पेपर समझना है अपन को। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर खंड द शुरू होता है निबंधात्मक, 150 अंकों में 4 अंक का आने वाला है। देखो तृतीय क्रियाओं का आर्थिक भूमिका संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। सड़क परिवहन एवं रेल मार्ग का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये अपने पास प्रश्न शायद मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं, तो वहाँ पे देख लेते हैं। ये अपने पास खंड, तो ये आपके पास तृतीय क्षेत्र में इसका 15 का 1 और ये 15 का 2, और इसके बाद में ये 16 के अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का रचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो ये हो जाता है। इसके बाद में ये 16 नंबर का दूसरा जो अथवा में है वो आ जाता है, तो ये देख लेना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें से अगर 100 टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये ऐसा तो है नहीं कि भैया अपने पास यहाँ पे निबंधात्मक दे दे तो 100 टाइप नहीं बन सकते, बन सकते हैं 100%। और मेरी परिभाषा पढ़ोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला है। तो अब देखते हैं बात क्वेश्चन नंबर अपन 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास देखो मैंने बताया था, जो मैप मैंने करवाया था सेम वही मैप है। मैप की क्लास में देख लेना अगर मैं झूठ बोलूँ तो। हाँ अब देखो आपके पास 17 और 18 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ये मैप से संबंधित होने वाला है। मैप आपको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। देखो मेलबोर्न, मैंने मेलबोर्न बताया है कहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया में जब आते हैं नीचे बंगाल की खाड़ी से होते हुए, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ पे पर्थ बताया था, ये मेलबोर्न बताया था, ब्रिस्बेन यहाँ पे बताया था, ऐसे बताया है। आप देख लेना अगर नहीं यकीन हो तो। केप टाउन मैंने साउथ अफ्रीका वाला जो द्वीप है आप लोगों के पास ऐसे, तो
तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में केप टाउन भी बताया मैंने, है ना। हाँ, लेकिन आप देखते नहीं हो ना, तो ये गलती मेरी थोड़ी है, ये तो आप लोगों की गलती है। हाँ, चलो नेक्स्ट, वैंकूवर सेम करवाया भाई मैंने। वैंकूवर कहाँ पे करवाया था, ध्यान से देख लेना भाई। अब ये मास्को है ना, ये आपको करना है, मास्को नहीं करवाया भाई। देखो मैं जो नहीं करवाया मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बाद में कहोगे सर आप अपनी तारीफ में लगे जाते हो, क्या करूँ। तो देखो कोची मैंने करवाया, बोकारो झारखंड में मैंने करवाया, भीलवाड़ा मैंने करवाया, मथुरा नहीं करवाया। तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से थोड़े से नीचे की तरफ है, बस इतना सा काम करना है। मथुरा अपने पास राजस्थान के पास है, राजस्थान की सीमा के जस्ट पास में ही है, क्योंकि ये सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। तो ये आपके पास हो जाता है आपका जो मॉडल पेपर है, जिस तरीके से आपके पास आना है। तो मेरे हिसाब से इस पेपर में आपको अब सब चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रश्न मैंने बताई दिए, उनके उत्तर मैंने करवाई दिए। तो ये जो मॉडल पेपर है ना, इसके आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी है, और इसी आधार पे मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है अपनी तरफ से 5 पेपर आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा, गारंटीड है। उनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो शॉर्ट टाइप हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघुत्रात्मक हो, चाहे दीर्घ हो। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैं ऐसे नहीं बोलता रहा कोई बात। तो मुझे लगता है आज की क्लास आप लोगों को पसंद तो आई होगी। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।